नमस्कार, मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम शिक्षा शास्त्री फर्स्ट ईयर के समसामयिक भारत एवं शिक्षा, इसकी हमारी 5वीं यूनिट पिछले कुछ समय से चल रही है, जिसके अंतर्गत की हमारा टॉपिक चल रहा है कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन, और इसके रिकमेंडेशंस की हम विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं और विशेषतः हम शिक्षा के संबंध में इस आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव और अनुशंसाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप शिक्षा के संबंध में इस आयोग ने जो सुझाव और सिफारिशें दी है, पिछले 3-4 वीडियो से हमारा उसी बिंदु पे टॉपिक चल रहा है, क्योंकि हमने पहले भी बात की, ये बहुत विस्तृत आयोग था और इसने शिक्षा के हर क्षेत्र में अपने सुझाव दिए हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने अब तक कुल 9 जो बिंदु थे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के स्तर में या शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में जो आयोग ने सुझाव दिए हैं, उससे संबंधित हमने 9 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है। हम इसको बिंदु के अनुसार या क्रमागत रूप में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने 9 बिंदुओं का अध्ययन कर लिया है और आज का हमारा अगला बिंदु है 10वां, जो कि कृषि की शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर। अब हम सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्र एक कृषि प्रधान देश है। हमारे राष्ट्र में बहुत से अधिकाधिक जनसंख्या जो कृषि पे निर्भर है, और तत्कालीन समय में जब इस आयोग का गठन हुआ था, उस समय तो मुख्यतः या प्रमुखतः अगर हम कार्य बोलें, लोगों का रोज़गार कार्य अगर हम कहें, तो वो कृषि था। तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कृषि भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो आयोग ने कृषि के संबंध में या कृषि से संबंधित शिक्षा के संबंध में भी अपने सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहला कृषि के संबंध में शिक्षा का, जहाँ पे कृषि विश्वविद्यालयों के संबंध में आयोग ने सुझाव दिए हैं। आयोग ने माना है कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोग ने कहा कि हर राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय हो, और उन कृषि विश्वविद्यालयों में विशिष्ट पाठ्यक्रमों की, जो कि विशेषतः कृषि से या कृषि से संबंधित विभिन्न कृषि के विभिन्न विषयों से संबंधित जो पाठ्यक्रम हैं, उनकी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ इन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार कार्यक्रमों की भी व्यवस्था हो। कहीं ना कहीं आयोग ने जो कृषि की शिक्षा है, उसके विभिन्न विषयों से या उसके जो संपूर्ण क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता में सुधार के प्रयास करने की बात कही है। साथ ही साथ आयोग ने यह भी कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों में कम से कम 25% छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, ताकि अधिकाधिक जो छात्र है, जो छात्र वर्ग है, वो इन कोर्स की तरफ आकर्षित हों। इसके अलावा आयोग ने कहा कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें केवल कक्षा शिक्षण पे ही बल नहीं दिया जाए, अपितु उनमें प्रयोगशाला कार्य, क्रियात्मक और स्वयं करके देखने के कार्य, जो प्रायोगिक कार्य हैं, उनमें ज़्यादा बल दिया गया। जो व्यवहारिक क्षेत्र में कृषि की शिक्षा दी जाए, उस पर ज़्यादा बल दिया जाए, आयोग ने ये सुझाव दिया। साथ ही साथ आयोग ने कहा है कि जो अध्यापकों, इस क्षेत्र से संबंधित, कृषि से संबंधित जो अध्यापक प्रशिक्षण कार्य हैं, उनके लिए कम से कम 5 या 6 केंद्रों की स्थापना की जाए। अगला बिंदु था कृषि कॉलेजों से संबंधित। इसके लिए आयोग ने सबसे पहला सुझाव दिया कि तत्कालीन समय में अधिकाधिक कॉलेजों की स्थापना किए जाने से ज़्यादा ज़रूरी, आवश्यक ये है कि जो पूर्ववर्ती कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्हीं में जो स्नातक या स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम है, वो उनमें पढ़ाया जाना अभी के लिए ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं तत्कालीन समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं, जब कृषि के संबंध में सरकार के पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं कार्य करने के लिए, तो अधिक बर्डन नहीं डाल के ये बताया गया कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कृषि की शिक्षा दी जाए बच्चों को, तो अभी आप ज़्यादा कॉलेजों के खोलने पे जोर ना दे करके आयोग ने सुझाव दिया कि जो पूर्ववर्ती कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्हीं में ये कार्यक्रम या ये पाठ्यक्रम चलाए जाएं। लेकिन जब कॉलेजों की स्थापना की जाएगी या जो कॉलेजेस हैं, उनके लिए इस आयोग ने सुझाव दिया कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोगात्मक कार्य करवाए जाएं, व्यवहारिक शिक्षा पे बल दिया गया। साथ ही साथ आयोग ने एक सुझाव यह भी दिया कि अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कार्य करेगी। अर्थात इन दोनों संस्थाओं को मॉनिटरिंग के लिए, इन संस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए हर 5 वर्ष में स्थापित किया गया। इसके अलावा
अगला बिंदु था कृषि पॉलिटेक्निक का। इसके अंतर्गत आयोग ने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के पास में ही पॉलिटेक्निकल जो कॉलेजेस हैं या पॉलिटेक्निकल्स की स्थापना की जाए और उनमें कृषि शिक्षा के लिए प्रबंध किया जाए। साथ ही साथ आयोग ने ये भी कहा कि जो पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस होंगे उनमें कम से कम 1000 छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि इतना बड़ा एक संस्था होगी जिसमें 1000 छात्रों को एडमिशन दिया जा सके। इसके अलावा आयोग ने कहा कि जो व्यक्ति या जो किसान या कृषि से संबंधित कार्यों में या क्षेत्रों में विशेष रूप से रुचि रखते हैं उनके लिए संक्षिप्त कोर्सों की व्यवस्था भी की जाए। अर्थात जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो रुचि रखता है उसके लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम उसको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कुछ निश्चित समय के लिए या कम समय के लिए, कहा जाए 6 महीने, 3 महीने या साल भर के लिए, कुछ संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाए ताकि जो ऐसे लोग हैं जो इस कार्य में रुचि रखते हैं वो भी इस ओर आकर्षित हों। इसके अलावा अंतिम बिंदु था विद्यालयों में कृषि शिक्षा। इसके लिए आयोग ने कहा कि जो अब तत्कालीन समय में जब इस आयोग का गठन हुआ था 1964-66, तब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कृषि जो था वो प्रमुखतः व्यवसाय था हमारे राष्ट्र के लोगों का। तो आयोग ने ये माना है कि प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग कृषि को भी बनाया जाए, अर्थात कृषि भी एक विषय के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा आयोग ने कहा कि कृषि तथा ग्रामीण समस्याओं को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना भी ज़रूरी है। जब शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा हो, जब प्रशिक्षणार्थी हैं, जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हैं जो अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम ले रहे हों, तब उनके पाठ्यक्रम में कृषि और उससे संबंधित और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का भी अध्यापन उन्हें करवाया जाए। इसके अलावा कृषि कार्य के अनुभव को विद्यालय स्तर की शिक्षा का प्रमुख अंग बनाया जाना भी आवश्यक है। ये भी आयोग ने एक सुझाव दिया। इसके अलावा हमारा अगला बिंदु है जो कि व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा से संबंधित था। इसमें वोकेशनल, टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन। अब आयोग ने व्यावसायिक, प्राविधिक क्षेत्र में भी जो है इसके क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र से संबंधित भी शिक्षा के सुझाव दिए हैं, क्योंकि प्रमुखतः इस आयोग के उद्देश्यों में हमने बात की थी। इसका उद्देश्य प्रमुखतः यही था कि किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, विज्ञान के क्षेत्र में अधिकाधिक विकास किया जाए ताकि जो वैश्विक स्तर पे जो प्रतिस्पर्धा जो औद्योगिक क्षेत्र में जो बढ़ रही है उसमें भी, उस क्षेत्र में हमारा देश जो विश्व के अन्य देश हैं उस प्रतिस्पर्धा में उनका मुकाबला कर सके। तो इसके संबंध में सबसे पहला सुझाव था व्यावसायिक, प्राविधिक और इंजीनियरिंग शिक्षा के संबंध में। इसमें आयोग ने कहा है कि जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में जो प्रशिक्षण कार्य चल रहे हैं या जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनकी सुविधाओं में अधिकाधिक विस्तार किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र वर्ग है वो इसकी ओर आकर्षित हो। इसके अलावा आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि अंशकालीन शिक्षा, पत्र व्यवहार के द्वारा शिक्षा या लघु गहन कोर्स, इनकी व्यवस्था भी विश्वविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के लिए की जाए, यानी कि ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं, अपने विद्यालय छोड़ चुके हैं, लेकिन इन विशेष पाठ्यक्रमों में उनका महत्व है, उनकी रुचि है, तो ऐसे अंशकालीन या जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा उन छात्रों को, उस वर्ग को भी शिक्षा प्रदान हम कर सकें, ऐसी व्यवस्था करने की भी आयोग ने बात की है। इसके अलावा जो विभिन्न उद्योगों हैं उनके सहयोग से समय समय पर सर्वेक्षण की व्यवस्था की जाए। समय समय पर ये देखा जाए विभिन्न जो उद्योग हैं जो पहले से स्थापित हैं कि क्या अभी आवश्यकता के अनुसार क्या इन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या नई चीज़ें आनी चाहिए, या जो पाठ्यक्रम चल रहा है वो सही है। तो इसके बारे में भी विभिन्न उद्योगों के द्वारा व्यवहारिक तौर पे जो है वो सहायता ली जाएगी। इसके अलावा आयोग ने बात की है कि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या औद्योगिक क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेजों की भी स्थापना किए जाने की आयोग के द्वारा बात की गई। अगला बिंदु था इंजीनियरिंग शिक्षा का। इसके लिए हम सब जानते हैं, आयोग ने भी माना है कि देश में जो इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है। तो इस शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से या विशेष तौर पे इंजीनियरिंग शिक्षा की व्यवस्था की जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। तो इसके लिए आयोग ने कहा कि जो इंजीनियरिंग की जो कुछ शाखाएं हैं जैसे विद्युत या अणु संबंधी और उपकरण संबंधी, इसकी शिक्षा के लिए विशेष तौर पे योग्य और प्रतिभाशाली
जो छात्र हैं उनका चयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो डिग्री कोर्स है या ये जो उक्त जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा वो व्यावहारिक हो, वो बिल्कुल प्रयोगात्मक या बिल्कुल जिसको कहें जो जिसकी आवश्यकता है व्यवहारिक हो। इसके अलावा आयोग ने कहा कि विमान शिक्षा विमान विद्या, रासायनिक प्रौद्योगिकी और नक्षत्र विज्ञान, इन सभी विषयों का भी विकास किया जाए। साथ ही साथ आयोग ने माना कि जो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्रों में अधिकाधिक उन्नत केंद्रों की स्थापना की जाए, यानी कि ऐसे बहुत ज़्यादा जो है परिष्कृत या बहुत ज़्यादा विकसित जो अध्यापन केंद्र हैं उनकी व्यवस्था की जाए इन क्षेत्रों में, विशेषकर इन विषयों में, इन पाठ्यक्रम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इसके अलावा अध्यापकों के ज्ञान के विस्तार के लिए भी समर इंस्टीट्यूट की व्यवस्था की जाने की भी बात इस आयोग ने कही कि जो अध्यापक वर्ग है उनके ज्ञान के विस्तार और उनके प्रशिक्षण में विस्तार के लिए भी जो समर इंस्टीट्यूट है या जो विशेष एक अंशकालीन शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अगला बिंदु था 12वां हमारा बिंदु विज्ञान शिक्षा का, साइंस एजुकेशन। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय तत्कालीन समय में था, तो आयोग ने इसके संबंध में सुझाव दिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान का स्तर अंतर्राष्ट्रीय कोटि का होना चाहिए, यानी कि जब हम इस क्षेत्र में विशेष में जब हम अध्यापन कार्य करवा रहे हैं तो इसका जो पाठ्यक्रम है या इसके अध्ययन अध्यापन के जो क्षेत्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कोटि के होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का अध्यापन कार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने कहा विज्ञान और गणित इन क्षेत्रों में उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए तथा यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसकी सहायता की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आयोग ने कहा कुछ विजिटिंग प्रोफेसरों का भी अनुबंध के आधार पे 2 या 3 वर्ष की अवधि के लिए भी उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अर्थात हम बाहर से कुछ विजिटिंग जो बहुत अधिक प्रतिभाशाली या बहुत ज़्यादा अनुभवशाली जो टीचर्स होते हैं उनकी भी कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति की जानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आयोग ने माना है। साथ ही साथ आयोग ने कहा कि जो विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग संस्थान है वो प्रतिभाशाली और योग्य औद्योगिक कार्यकर्ताओं को पत्र व्यवहार के द्वारा या जो कुछ समय के लिए, अंशकालीन समय के लिए भी जो शिक्षा व्यवस्था है छात्रों की उसके लिए आमंत्रित करें। अगला बिंदु हमारा था प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एडल्ट एजुकेशन। ये भी एक बहुत आवश्यक बिंदु था जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक विषय था, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके लिए आयोग ने सबसे पहले माना है कि हमें प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो उस समय आयोग ने ये कहा कि जो शिक्षा है, हम सब जानते हैं कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका किसी आयु से कोई संबंध नहीं होता है। तो जो प्रौढ़ हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जो विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने की आयु को पार कर चुके हैं, तो वो शिक्षा से वंचित ना रहें, इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए ये भी आवश्यक था कि संपूर्ण चेतनापूर्ण, प्रबुद्ध और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग व्यक्ति हो, ऐसे नागरिक हो हमारे देश के लिए जो देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए भी आयोग ने माना कि शिक्षा ज़रूरी है और इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम किए गए। तो सबसे पहले था निरक्षरता का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत आयोग ने माना कि जो निरक्षर वर्ग है उनको उनका जो एक संपूर्ण प्रतिशत है उसका जो है अनुसंधान, उसका पता लगाया जाए और किस प्रकार इसको कम किया जाए, इसके बारे में बात की गई। तो सबसे पहले बच्चों की बात की गई कि निरक्षरता को रोकने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो 6 से 11 वर्ष के बच्चे हैं उनको सार्वजनिक रूप से शिक्षा दी जाए। उसके अलावा बात की गई कि जो 15 से 30 वर्ष की आयु के जो प्रौढ़ हैं उनके लिए अंशकालीन सामान्य या व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध उनके लिए भी किया जाए। विद्यालयों को सामुदायिक जीवन केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया जाए, जो विद्यालय हैं वो सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो। इसके अलावा आयोग ने बात की कि जो 15 से 30 वर्ष की आयु के जो प्रौढ़ हैं उनके लिए अंशकालीन सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा जो हो सकता है कहीं ना कहीं उनके लिए आवश्यक हो, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ केंद्रीय समाज कल्याण परिषद इसके द्वारा
स्त्रियां जो हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष जो कोर्स हैं उनकी स्थापना की जाए, या विशेष तौर पे स्त्रियों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम बनवाए जाएं। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को शिक्षा के लिए या स्त्रियों को साक्षर बनाने के लिए ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा अनवरत शिक्षा अगला हमारा बिंदु था। इसके अंतर्गत आयोग ने कहा कि जो व्यक्ति पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं अध्ययन अध्यापन करना, उनके लिए समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए और उनमें इन व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा आयोग ने कहा प्रौढ़ जो व्यक्ति थे उनके लिए सामान्य ज्ञान ऐसे विषयों को जो है अध्यापन में सम्मिलित किया जाए कि जो सामान्य ज्ञान या उनके जो अनुभव हैं उनमें वृद्धि करने से संबंधित हो, जो उनको सामान्य ज्ञान दे या उनके अनुभवों में वृद्धि करने से संबंधित हो। और इसके अलावा आयोग ने जो मैसूर राज्य में स्थित जो शिक्षा पीठें थी उनका उदाहरण भी दिया कि जो मैसूर राज्य में स्थित शिक्षा पीठें हैं उन्हीं के तरह केंद्रीय समाज कल्याण परिषद के द्वारा जो संचालित प्रौढ़ स्त्रियों के लिए विशेष शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाए। अगला बिंदु था पत्राचार्य पाठ्यक्रम, डिस्टेंस एजुकेशन का, यानी कि जो लोग किसी कारणवश जो ये संस्थाएं थी, जो प्रौढ़ अध्यापन केंद्र थे या जो अंशकालीन जो अध्यापन केंद्र चल रहे थे उनमें नहीं आ सकते हैं, उनके लिए पत्राचार्य डिस्टेंस एजुकेशन के कार्यक्रम भी चलाए जाएँ। अगला बिंदु था पुस्तकालय। अब आयोग ने माना कि पुस्तकालय भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए पुस्तकालय सलाहकार समिति का एक गठन किया जाए और उसके सुझावों के आधार पर समस्त देश में पुस्तकालयों का जाल बिछाया जाए, ये आयोग ने माना। और पुस्तकालयों के क्षेत्र में अगला बिंदु आयोग का था कि जो पुस्तकालय हैं उनमें नव साक्षरों के लिए या नव साक्षरों की रुचि के अनुकूल पुस्तकों का चयन किया जाए। यानी कि जो प्रौढ़ हैं, जो नई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो या जो बच्चे हैं जो अभी प्राथमिक शिक्षा अपनी ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं साक्षर हुए हैं, तो जो सारे वर्ग हैं उनकी रुचि से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनका भी पुस्तकालय में उनकी व्यवस्था भी की जाए, ताकि ये जो नव साक्षर है वो कहीं ना कहीं पढ़ने में रुचि ले। अगला बिंदु था प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों की भूमिका। अब प्रौढ़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों की भूमिका के अंतर्गत आयोग ने कहा है कि विश्वविद्यालयों का ये कर्तव्य है कि प्रौढ़ों को साक्षर बनाने में अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें। इसके लिए विश्वविद्यालय जो है सेमिनारों का प्रसार, व्याख्यानों के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के महत्व और अन्य उपयोगी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें तथा स्वयं भी ऐसे प्रयास करें, ऐसे सेमिनार या कार्यक्रमों का जो है व्यवस्थापन करें ताकि प्रौढ़ों को वे लोग भी शिक्षा प्रदान कर सकें। साथ ही साथ आयोग ने माना है कि सरकार का कर्तव्य है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को चलाने के लिए या इनको व्यवहारिक रूप देने के लिए विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। अगला और अंतिम बिंदु है संगठन का प्रशासन। इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में संगठन और प्रशासन के विषय में भी आयोग ने बहुत से सुझाव दिए हैं। इसके लिए सबसे पहले आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना की जाए और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे, जिसके अंतर्गत है प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में जो प्रगति की जा रही है या जो प्रगति हो रही है, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन करें और भविष्य के लिए सुझाव दें। सबसे पहला कार्य राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद का ये होगा कि जो कार्यक्रम संचालित हैं उनका मूल्यांकन हो और भविष्य के लिए सुझाव दिए जाएं। अगला बिंदु है प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक साहित्य और पठन सामग्री और जो अन्य आवश्यक सेवाएं हैं और जो साधन हैं उनके लिए व्यवस्थापन किया जाए या उनके लिए उचित प्रोत्साहन दिया जाए। प्रौढ़ शिक्षा में कहीं ना कहीं अनुसंधान कार्यों पर भी बल दिया जाए। साथ ही साथ आयोग ने यह भी माना है कि जो राज्य स्तर पर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाए ताकि जिला स्तर पर भी जो है प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम चल रहा है उनकी मॉनिटरिंग हो सके, उनका व्यवस्थापन जिला स्तर पर भी किया जा सके। तो जो हमारा कोठारी आयोग था, माफ़ कीजिएगा, इसकी अनुशंसाएं शिक्षा के संबंध में जो इसके सुझाव थे वो यहीं तक थे। आज हमारा ये बिंदु यहाँ पे ख़त्म हो गया है। मैं आशा करती हूँ मेरा प्रयास आप लोगों के लिए लाभकारी रहा होगा। अगले वीडियो में हम कोठारी आयोग का मूल्यांकन कर लेंगे।
छोटा सा बिंदु होगा, एक वीडियो होगा, कहीं ना कहीं अगर इससे संबंधित आपका अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोठारी आयोग के कोठारी आयोग के मूल्यांकन के बारे में, माफ़ कीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।